हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फैसल एकेडमी पे। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट का ये 12th का हमारा पहला वीडियो होगा। ये तो इंट्रो था। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पोयम से। पोयम क्यों? थोड़ा सा पढ़ने में आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और पोयम जल्दी से लाइन बाय लाइन याद कर लेना भी बेहतर है आप लोगों के लिए। तो बाकी चीजों के लिए आप इंट्रो वाला वीडियो देख लें। तो हम हम लोगों ने दूसरा पोयम चूज किया है। आपको लगेगा कि पहला क्यों नहीं चूज किया। जो पहला हमारा पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो उनमें क्या है कि ओल्ड इंग्लिश का काफी ज्यादा यूज है। तो हो सकता है पहली बार अगर आप उतना ज्यादा ओल्ड इंग्लिश देखें तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाए, और उस ओल्ड इंग्लिश को मैंने मॉडर्न इंग्लिश में भी ट्रांसलेट आपके लिए कर दिया है। वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो वो आप बाद में देख लें। ये छोटा सा हमारा जो है कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट वाइटमैन। तो वॉल्ट वाइटमैन, आप या यूं कहें तो इनका पूरा नाम था वॉल्टर, वॉल्टर वाइटमैन, ठीक, जूनियर। तो जूनियर क्यों था? किसी का नाम जूनियर क्यों होता लास्ट में? जैसे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, आरडीजे जूनियर। तो वो इसलिए होता है कि उनके पिता का नाम भी सेम होता है, तो वो क्या हो गया सीनियर और ये हो गया जूनियर। इस हिसाब से कुछ कुछ जो है चीजें होता है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वर्ल्ड वाइड 1819 टू 1892, मतलब 1819 से 1892 इसमें इनका जन्म हुआ, इस ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ, इसीलिए ये लिखा जाता है। ठीक, छोटा सा इंट्रो है, अगर आप अभी से देखते हैं कंटिन्यू तो आपके लिए बेहतर होगा। वाल्ट विटमैन द पीपल्स पोएट। तो वाल्ट विटमैन को क्या कहा जाता है? पीपल्स पोएट, मतलब लोक कवि, लोगों का कवि या आम लोगों का कवि, क्योंकि इनकी जो भी कविताएं होती थी वो आम लोगों की समस्याओं से जुड़ी होती थी। कि जैसे आप यह मान लीजिए आम लोगों का समस्या क्या है? सोना, खाना, किसी से अच्छे से बात करना, गैस खत्म हो गया है, बिजली नहीं आ रहा है, ये सब आम लोगों का समस्या है। और बड़े बड़े जीडीपी वगैरह फलाना ढिमकाना, वो आम लोग उससे थोड़ा दूर ही रहते हैं। तो वही चीज है, वर्ल्ड विटमेंस द पीपल्स पोएट इज परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद, द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? अकेला, इकलौता, या अपने आप में। लिटरेरी फिगर मतलब साहित्यिक व्यक्ति दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस मतलब वैसे तो निर्माण होता है। तो जो वाल्ट वाइटमैन थे, लोक कवि, वो मोस्ट इंडिविजुअल इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। मतलब इस तरह का जो इंडिविजुअलिस्टिक फिगर है उसको शायद अमेरिका ने एक ही प्रोड्यूस किया था। यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब क्या होता है, ये कंफ्यूज किया होगा आपको। कि जैसे बहुत सारा जो कविता होता है वो किस पे होता है? वो देश पे होता है। खास उस टाइम में जो अमेरिका का माहौल यह था कि समाज पे जो कविता लिखे, धर्म पे, देश पे, जाति पे, नस्ल पे। और ये वर्ल्ड वाइड में जो है किस पे लिखते थे? आम लोगों पे, लोगों के फीलिंग्स पे। ये मुझे एक कप चाय नहीं मिला आज, ये क्या हो गया? आपका निजी प्रॉब्लम हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए भी तो होते हैं। ठीक है, ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर। तो उसने अपना काम का शुरुआत किस चीज से किया? कारपेंटर से। कारपेंटर का मतलब कार को पेंट करने वाला नहीं, कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई। बिफोर हिज 12th बर्थडे, उसने अपने 12 साल के या 12वें बर्थडे से पहले ही उसने अपना काम का शुरुआत कर दिया कारपेंटर से। और आप यह देखिए कि 11 साल में ये व्यक्ति कारपेंटर है, काम कर रहा है, और इतना अच्छा कविता लिखा कि अब तक हम लोग उनको पढ़ रहे हैं। और आप लोग या हम लोग 30 साल तक मैक्सिमम लोग यहाँ पे बेरोजगार रहता है। क्यों? कि छोटा काम करने में उनको शर्म आएगा। शर्म नहीं करना। अगर आप 12th कर रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिए 12th के बाद 2000 भी सही, लेकिन अपना पैसा कमाइए, लाइफ बहुत अच्छा होगा। कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, ठीक। ही ऑल्सो वर्क एज अ प्रिंटर, प्रिंटिंग प्रेस में उन्होंने काम किया। टीचर, फिर टीचर भी बन गए। एंड एडिटर, और फिर क्या बन गए? एडिटर। एंड वॉज वॉलेंटियर नर्स,
ड्यूरिंग द सिविल वॉर। वॉलेंटियर मतलब कि पैसा वैसा नहीं ले, समाज सेवा के लिए जो काम करे। और नर्स, नर्स आपको लगेगा कि नर्स तो स्त्री बनती है, ऐसा बात नहीं है। जो भी बीमारों का देखभाल करे, डॉक्टरों को सहायता दे, वो क्या हो जाएगा, नर्स हो जाएगा। ड्यूरिंग द सिविल वॉर, जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था तो बहुत सारा लोग क्या होगा, जख्मी भी होगा। तो उस समय में इन्होंने वॉलेंटियर नर्स के रूप में भी काम किया। व्हाइटमैन्स पोएट्री, इनका जो कविता है, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास। इसका जितना भी कविता है वो एक जगह आपको कहा मिल जाएगा, लीव्स ऑफ ग्रास में। लीव्स मतलब क्या हो जाता है, पत्तियां, ग्रास मतलब हो जाता है घास। इसके लीव्स ऑफ ग्रास नाम का इनका कलेक्शन है, जिनमें इनका सारा कविता है। इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लेक ऑफ राइम। तो नोन फॉर इट्स फ्री, जाना जाता है। रिदम मतलब होता है सुर ताल, एंड लेक ऑफ, लेक का मतलब होता है कमी होना, अभाव होना। ऑफ राइम, राइम का मतलब होता है कि जो सुर में हो। तो इनका जो कविता है वो ज्यादा सुर ताल में नहीं है कि पहला लाइन ये होना चाहिए, दूसरा लाइन का एंडिंग ये होना चाहिए। फ्री कविता लिखते थे कि मतलब सुर ताल से उतना मतलब नहीं है, हम जो कह रहे हैं ना आपको समझ जाओ, शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। ठीक है। Whitman first published it at his own expense in 1855। और इस तरह का कविता का मेन दिक्कत क्या है कि पब्लिशर नहीं मिलता है, तो खुद के ही खर्चे पे, हिज ओन एक्सपेंस मतलब खुद के खर्चा पे पहला कविता इसने कब किया, 1855 पे। तो कवि लोग का ना बहुत बुरा हालत होता है बेचारा, इतना समाज के लिए अच्छा चीज लिखता है लेकिन उसको कोई फंडिंग नहीं करेगा। However, हालांकि the free forms of the poems and the joyful dedications to the importance of the individual were not well received at first। समझ गए होंगे कि इसके काम को सराहना नहीं मिला। क्यों? द फ्री फॉर्म्स ऑफ पोएम्स, क्योंकि उस एक जो है वो जो पोयम था फ्री रूप में था, मुक्त रूप में था। एंड द जॉयफुल डेडिकेशंस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल। डेडिकेशंस मतलब किसी को समर्पित। तो जो ये जो पोयम था ना वो किस पे था, लोगों के पर्सनल चीजों पे था। लेकिन उस समय वहां पे देशभक्ति का अलग माहौल था। तो आप देश पे नहीं लिख रहे हैं, जाति पे नहीं लिख रहे हैं, नस्ल पे नहीं लिख रहे हैं, तो आपका कविता को उतना लोग सराहना नहीं करेगा। ठीक। जैसे मान लीजिए आप बोले कि आपका जाति धर्म में ये इशू है, या मैंने कोई ऐसा कविता लिखा जो किसी एक जाति को संबोधित हो रहा है, तो उस जाति का सारा लोग आपस में जमा होकर उसको प्रेज करेगा। मैं बोलूंगा कि मुझको चाय नहीं मिल रहा है, तो कौन ही इस पे जो है सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा। तो वही चीज है, इंपोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। तो उसको जो है शुरुआती रूप में अच्छे से नहीं लिया गया, या लोग उतना वैल्यू नहीं दिया। इनफैक्ट वास्तव में हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कोस्ट विटमैन्स हिज जॉब। कोस्ट मतलब कीमत। तो इसका जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स था वो किस कीमत पे हुआ, इसके जॉब पे, मतलब इनका जॉब जो भी था वो चला गया। एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सीन। और क्योंकि ऐसा माना गया कि उनका जो कविता है वो अश्लील है। ऑब्सीन मतलब होता है अश्लील, अबर्ध। जैसे हमारे देश में, अब तो खैर वो पाकिस्तान चले गए थे, बांग्लादेश, मंटो जी, शहादत हसन मंटो, तो उसके भी कहानी को अश्लील कह के प्रतिबंधित किया गया था। तो अश्लीलता से सेंस क्या है कि जैसे आप यहाँ पे किसी भी जगह पे मान लीजिए एक जो छोटी बच्ची का यौन शोषण हो रहा है, सिंपल में समझे कि उसके कपड़े उतारे, ये किए वो किए, वो चीजें हो रहा है, वो हो रहा है तो लोगों को दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी कवि ने उसको लिख दिया तो वो क्या हो गया, कवि अश्लील हो गया। तो मंटो का जो है क्या कहना था कि मेरी जो कविताएं हैं वो समाज का आईना है। तो ऐसा नहीं हम अपने मन से बोल रहे, समाज में हो रहा तो हम बोल रहे हैं। तो इस पे अश्लीलता का आरोप लगा के क्या किया गया, इसके कविता को या इसका जो चला गया। इनकम in 1881 after many editions, एडिशंस मतलब क्या, काट छाट करके, लीव्स ऑफ ग्रास
फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। अनसेंसर्ड मतलब बिना काट छांट के। तो इसका जो 1881 में फाइनली इनको एक पब्लिशर मिला जिसका यह कहना था कि थोड़ा बहुत चेंज होने के बाद आपका जो कविता है उसको एज इट इज हम छापेंगे। कब? 1881 में। Translation of this collection were enthusiastically received in Europe. Enthusiastically इसका मतलब होता है काफी उत्साहपूर्वक, काफी शोर शराबे से या काफी गर्मजोशी से। तो ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शंस were enthusiastically received in Europe. तो यूरोप में भी इनके कविताओं का ट्रांसलेट वर्जन पढ़ा गया। But Whitman remained relatively अनएप्रिसिएटेड इन अमेरिका। लेकिन यूरोप में तो इनका खूब सारा वाहवाही हुआ, लेकिन अमेरिका में ये अनएप्रिसिएटेड रहे। एप्रिसिएट का मतलब क्या हो जाता है? तारीफ करना, प्रशंसा करना। तो यूरोप में तो जो तारीफ हो रहा है, लेकिन अमेरिका में इनका उस हिसाब से तारीफ नहीं हो रहा है। रिमेंड, रिमेंड मतलब रहना, रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से। तो यूरोप में तो इसका खूब वाहवाही है, लेकिन अपने ही देश में क्या है? वाहवाही नहीं है। ऐसा अक्सर होता है, घर का जोगी जोगरा आन गांव का सिद्ध। मतलब अपने एरिया में या अपने जान पहचान में, अपने गांव में ना संत का इज्जत नहीं होता। जब संत का नहीं होता है तो जो है कभी का भी नहीं होगा। यहाँ तक कि श्री कृष्ण का भी नहीं हुआ था वृंदावन में, तो बाद में हुआ था। तो बाद में लोग जो है चीजें करता है। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ that he could win appreciation in America for his original and innovative expression of American individualism. हाँ, उसके मरने के बाद क्या हो गया? उसको अमेरिका में अप्रिसिएशन दिया गया। किस चीज के लिए? ओरिजिनल, मूल रूप से या सच्चा होना, इनोवेटिव मतलब कलात्मक रूप से या नए तरीके से चीजें करना, एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। अब कहा कि अब अमेरिका का लोग थोड़ा देशभक्ति ये वो की भावना से अलग भी चीजें देखता है, अपने बारे में भी सोचता है। तो मरने के बाद इसके वर्क को सराहना दिया गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि जीवन रहते उसको सम्मान नहीं मिलेगा, समृद्धि नहीं मिलेगा। मरने के बाद उसका मूर्ति बना दे, वो क्या करेगा? वही चीज है। His important works include Leaves of Grass and Drum Taps. तो उसका जो इंपोर्टेंट वर्क्स है वो क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। पहला 1855 और दूसरा 1866। ये रहा उनका इंट्रो। उम्मीद है इंट्रो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वर्ड्स आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो कमेंट करके आप जो है बताएं, इनके इंपोर्टेंस वर्ड आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। मतलब पानी पी लो। ये जो पोयम है हमारे पास, ये उनका कंप्लीट पोयम्स नहीं है। इनका कंप्लीट पोयम अगर किसी को पढ़ना है, बहुत लेंदी है, कमेंट करते हैं, मैं उनको पर्सनली पीडीएफ जब भेज दूंगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट वाकई 12th में हो तो मुझे उनसे मिलकर बहुत ज्यादा हैप्पीनेस होगा, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस के लिए बस छोटा सा ही जो है पोयम है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं क्या करता हूँ? खुद का उत्सव मनाता हूँ। सेलिब्रेट मतलब खुद मनाना, उत्सव मनाना, एंड सिंग मतलब गाना, मैं सेल्फ खुद का। तो मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ और खुद ही मैं उत्सव मनाता हूँ, गाना गाता हूँ। और यहाँ पे जो आई वर्ड है ना, वो आई वर्ड से ये सिर्फ वर्ल्ड वाइटमैन का बात नहीं हो रहा है, ये कंप्लीट इंडिविजुअल को ही समाहित करके आई में इनका सब समाहित है, इनका बात कर रहा है। एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। और जो मैं मानता हूँ या जो मेरी धारणाएं हैं, अज्यूम का मतलब हो जाता है मानना या धारणाएं या विचार या मत। एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। और जो मैं मानता हूं वो तुम भी मानोगे या तुम भी मानो। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। जो हर एक एटम का मतलब क्या होता है? हरे होंगे कण, अणु। बिलोंगिंग मतलब संबंधित होना, टू मी। जो एक एक कण मुझसे संबंधित है, वही एक एक कण तुमसे भी संबंधित है। मतलब जिस चीज से मैं बना हूं ना, उसी चीज से तुम भी बने हो। हर इंसान एक ही चीज से बना है। जाति, धर्म, देश, नस्ल, ये सब क्या है? मानव द्वारा निर्मित चीजें हैं और बहुत हद तक आगे क्या है।
तो I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume. मैं खुद ही उत्सव मनाता हूँ, खुद ही गाता हूँ, और जो मैं मानता हूँ वो तुम भी मानो। मतलब मैं उत्सव मना रहा हूँ, मैं खुश हूँ, तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम भी खुश हो, ठीक? For every item belonging to me as good belongs to you. जो प्रत्येक अणु है, कण है, जो जिससे मैं बना हूं, उससे तुम भी बने हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे है एंजॉय करो, जियो, जीने दो, छोटा छोटा हैप्पीनेस देखो। बाद बाकी किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं बन रही है, चुनाव के टाइम में वोट दे दो और भूल जाओ। आई लव एंड इनवाइट माई सोल। इसमें भी थोड़ा सा ओल्ड इंग्लिश है, ये जो लव है ना, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक? ये ओल्ड इंग्लिश में था, अब नहीं है, खैर। तो लव का मतलब होता है आई लव एंड इनवाइट माई सोल। लव का मतलब होता है कि इसका एक मतलब होता है तो आलस करना, ठीक? ब्रेड का टुकड़ा भी होता है नाउन के रूप में। एक मतलब होता है कि ऐसे फ्री हो जाना, खुद को लोड मत देना, लोड नहीं देना, लेटने का मन है लेट कर, चलने का मन चल लिए, वो भी ऐसे नहीं कि पूरा जो है डिसिप्लिन में, कैजुअल होके। तो आई लव एंड इनवाइट माई सोल, और मैं क्या करता हूँ, आनंदमय हो जाता हूँ और अपने सोल को, अपने आत्मा को बुलाता हूँ। जैसे आप मान लीजिए ऐसे स्ट्रेट रहे, ठीक? इसी शर्ट को हम अंडरस्कूट मान लीजिए हम जो है कर लिए, तो वो मेरा मूल स्वभाव नहीं है ना, वो अंडरस्कूट हम दिखाने के चक्कर में किए हैं, लेकिन हम कंफर्टेबल किसमें है, इसमें है, इसीलिए हम ये पहने हुए हैं। तो आई लव एंड इनवाइट माई सेल्फ, मैं थोड़ा सुस्त हो जाता हूँ और अपने आत्मा को बुलाता हूँ। आई लीन एंड लव एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। लीन का मतलब भी हो जाता है लेट जाना, आरा तिरछा लेट जाना, ठीक? एंड लव एट माई ईज, माई ईज, माई ईज, इज का मतलब होता है आराम या कंफर्ट। तो मुझको जैसा कंफर्ट होता है मैं उस हिसाब से मैं लेट रहा हूँ, टहल बोल रहा हूँ, ये चीज। ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग का मतलब क्या हो जाता है कि अवलोकन करना। अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, स्पीयर, स्पीयर मतलब क्या होता है, भाला या नोक। तो घास का भी जो नोक होता है, उसको भी जूम करके देखे तो वो आपको भाला की तरह भी लगेगा। और घास के नोक को, जो घास का नोक है, उसको ब्लेड ऑफ ग्रास भी कहा जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे ब्लेड क्यों नहीं इस्तेमाल किया और ग्रास को इस्तेमाल किया, सॉरी स्पीयर क्यों इस्तेमाल किया? ये दो वर्ड्स यूं भी नहीं है। अगर आप पूरा कविता पढ़ते हैं तो ये आंसर आप समझ जाएंगे कि इन्होंने यहाँ पे स्पीयर वर्ड यूज किया, ब्लेड भी कर सकते थे। अगर आपको समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। I lean and love at my ease observing a sphere of summer grass. मैं अपने आराम में हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ कि एक घास को देख रहा हूँ। यहाँ पे एक घास का मतलब है कि वो एक घास को देख रहा है। जैसे बहुत सारा घास है ना, उसमें एक एक ही घास को वो बंदा क्या कर रहा है, देख रहा है। इसके ये मतलब है कि हमारे देश में या हमारी दुनिया में अरबों लोग हैं, अरबों लोग हैं, लेकिन एक व्यक्ति कैसा फील कर रहा है, एक इंसान कैसा समझ रहा है, ये है। माई टंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सोयल। जो मेरा जुबान है जिससे मैं बोल रहा हूँ, और मेरे खून का एक एक अण, एक एक कण, फॉर्म, फॉर्म मतलब होता है बना हुआ, इसमें ईडी है, तो FORMED, फॉर्म मतलब होता है बना हुआ। फ्रॉम दिस सोयल, इसी मिट्टी से, और इसी एयर से, एयर मतलब हवा। जो मेरा टंग है या मेरे ब्लड का एक एक जो कण है, एक एक अण है, वो किससे बना हुआ है? इसी मिट्टी से, इसी हवा से। born here of parents, born here from parents the same and their parents the same. पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता। मैं जो बना हुआ हूँ वो इसी हवा के मिट्टी, इसी मिट्टी, इसी हवा से मैं बना हुआ हूँ, और मेरे जो पेरेंट्स है वो भी बने हुए हैं, और इनके जो पेरेंट्स है वो भी बने हुए हैं। तो सारे क्या है, इसी हवा, इसी मिट्टी से बने हुए हैं। कविता का ये सेंस है। I know 30 years old in perfect health begin. तो यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे I now
37 years old in perfect health begin। मेरा जो 37वां साल है ये पूर्ण या परफेक्ट हेल्थ का शुरुआत है। अभी तो मैं जवान हुआ हूँ। आमतौर पे अमेरिका में उस समय में 37 एज को मिडिल एज माना जाता था। इस समय बच्चे भी बहुतों के जो है बड़े हो जाते थे। लेकिन इसका कहना क्या है कि अगर हम अभी 37 साल में है, अभी क्या है, अभी तो मेरा शुरुआत हुआ है, अभी मैं जवान हुआ हूँ। होपिंग टू सीज नॉट टू डेथ। सीज मतलब होता है खत्म होना या मर जाना, सुस्ता जाना। तो होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, तो जो मृत्यु तक जो मेरा ये हेल्थ है, मुझको उम्मीद है कि यह खत्म नहीं होगा। तो क्या है कि अगर आप अभी यंग हैं तो हो सकता है कि आपका हेल्थ, फिजिकल हेल्थ डाउन हो, लेकिन अगर आप में उत्साह रहेगा ना तो आप जीवन पर्यंत आप एक यंग और हेल्दी इंसान बने रहेंगे। मन की हारे हार है, मन की जीत जीत। तो मन ही सब कुछ जो है कराता है इंसान का। क्रीड्स एंड स्कूल इन अबेयंस। क्रीड्स का मतलब क्या हो जाता है, जो धार्मिक मान्यताएं हैं। नस्ल है कि मतलब वो व्हाइट है, हम ब्लैक है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, छोटा क्रिश्चियन है, बड़ा क्रिश्चियन है, छोटा हिंदू है, बड़ा हिंदू है, छोटा मुस्लिम है, बड़ा मुस्लिम, बहुत लोग है। क्रीड्स एंड स्कूल्स। स्कूल्स का मतलब होता है हाउस, विचार, धर्म मान लीजिए, जाति मान लीजिए। तो क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेयंस। अबेयंस का मतलब हो जाता अनुपस्थित। तो अभी जो हम घास को देख रहे हैं, एक व्यक्ति को देख रहे हैं, इसमें हमारा धर्म, जाति, थाउट्स, हर कुछ गौन है, खत्म है। हम बस एक व्यक्ति को देख रहे हैं। आप अपना लाइफ देखिए, यहाँ पे 4 व्यक्ति लीजिए, एक हिंदू लीजिए, मुस्लिम लीजिए, सिख लीजिए, ईसाई लीजिए। इसके चारों का जाति, धर्म, ये सब हटा के देखिए आप, तो इनका रहन सहन, खाना पीना, सोचना, सबका लगभग में सेम है ना। तो वही चीज है यहाँ पे जाति धर्म में आप सब कुछ गौन है। अमेरिका में भी ब्लैक एंड व्हाइट का बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, मतलब बहुत बार ब्लैकों को मार दिया जाता था यूं ही। तो क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेयंस, रिटायरिंग बैक व्हाइल सफाइस्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। मतलब क्या है कि ठीक है, जो क्रीड्स है, स्कूल्स है, सफाइश मतलब होता है कि पर्याप्त है, तो ठीक है, मतलब उस चीज को हमको देखना है, माइंड में रखना है, इतना ही बहुत हो गया। व्हाट दे आर, वो जो है उसको माइंड में रखना काफी। ठीक है, आप हिंदू है, एक आइडेंटिटी ये है कि मान लीजिए आप हिंदू है, आप मुस्लिम है, तो अगर हम एक नास्तिक है मान लीजिए, एथिस्ट है, या कुछ भी है, कि कोई भी धर्म कुछ भी है, आपका एक दोस्त है जो आपके अलग धर्म का है, तो हाँ, ये माइंड में रखना जरूरी है कि वो अलग धर्म का है, इसलिए कि आप उसके धार्मिक मान्यताओं को ठेस न पहुंचा दे। मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा चीज खाते हैं जो उसके धर्म में देखना तो पाप है, तो आप कम से कम उसके सामने ये चीज न करें। तो कहने का सेंस यहाँ पे वही चीज है कि हाँ, माइंड में रखो लेकिन भूले रहो, बट नेवर फॉरगेटेड। ठीक, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मतलब मुझे जो चिंता है या मैं जो देखता हूँ, समझता हूँ, जानता हूँ, तो वो अच्छा भी और बुरा भी। आई परमिट टू एस्केप एट एवरी हजार्ड। हजार्ड का मतलब हो जाता है मुसीबत या परेशानी। तो आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, मेरा जो, मैं खुद को अनुमति देता हूँ कि मैं हर मुसीबत पे बोलूं, हर परेशानी पे बोलूं, हर बात पे बोलूं। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। विदाउट चेक, बिना किसी जांच पड़ताल या बिना किसी काट छांट का। तो नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, तो जो भी प्रकृति में है, मैं उनके बातें करूं, उनको देखूं, उनको ऑब्जर्व करूं, बिना किसी काट छांट के। बहुत लोग क्या करेगा, अपना वाला मसला काट कर देगा और दूसरे का जो जो मसला है वो बढ़ा चढ़ा के बोलेगा। तो इस कविता में बहुत सारा डेप्थ है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है, और आपके लिए किसके पास समय नहीं होता, होता ही है, तो आप इसको 2 बार 4 बार खुद से भी पढ़ें और सोचें। हो सकता है कि आपका जो कुछ थॉट्स है वो मुझसे अलग हो जाए, इस कवि से भी अलग हो जाए। तो कविता का यही खूबसूरती होता है कि अर्थ बहुत बार चेंज हो जाता है, या एक ही जो वाक है
वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम करता है या अलग अलग अर्थ देता है। तो आप कविता और पढ़ें, मतलब एक रेट रेस में जो है न रहे कि हाँ भाई ये एग्जाम में आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि समय 24 घंटा बहुत है। 7 घंटा का नींद के बाद कम से कम 12 घंटे का स्टडी फिर भी है, बहुत कुछ है। मंडे टू फ्राइडे भी अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत इनफ हो जाता है। तो कविता को कोशिश करें समझने का, और इसमें अगर कोई चीज आपको पल्ले नहीं पड़ा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वर्ड्स मेरे बोलने से पल्ले नहीं पड़ रहा है, आपको वर्ड्स प्रिंट में चाहिए, तो वो भी कमेंट में बताएं, आपको पीडीएफ फॉर्म में अटेस्ट कर दिया जाएगा वीडियो में, कोई बड़ा इशू नहीं है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो 12th का ये हमारा पहला वीडियो है। अगर कुछ भी आपको सुझाव देना हो, परेशानी हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है। और ज्यादा पर्सनली सुझाव देना है तो दिल्ली आके मुझे जो सुझाव दे सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।